हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक जेई ए स्टडी। कैसे हैं आप सभी लोग। लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे, मैंने बोला था कर्व के बारे में। तो आज हमारा जो टॉपिक है कर्व के बारे में हम पढ़ेंगे। कर्व क्या है, बेसिक फंडामेंटल्स क्या है। यहाँ पर मैं आपको एक इमेज दिखा रहा हूँ। ये देखिए, रोड पर इन्होंने कर्व दे रखा है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। रोड्स पर जब हम चलते हैं तो फिर अपने स्ट्रेट पथ पर जब हमें मुड़ना होता है तो डायवर्जन लेने के लिए ग्रेजुअली धीरे धीरे हमें टर्न कर लेना पड़ता है, मोड़ लेना पड़ता है। और यही मोड़ के लिए जो हम पथ प्रोवाइड करते हैं दैट इज कॉल्ड कर्व, उसी को कर्व कहते हैं। और दो टाइप्स के मेनली होते हैं, मैंने बताया था आपको। दो टाइप्स के मेनली होते हैं, एक सिंपल सर्कुलर कर्व और दूसरा ट्रांजिशन कर्व। ट्रांजिशन कर्व की रेडियस फिक्स नहीं होती, वो जीरो से लेकर इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकती है। और इसके बाद सिंपल कर्व की रेडियस फिक्स होती है। तो अब उसके आगे का डिस्कशन हमें करना है। लेकिन उसके आगे का डिस्कशन कुछ भी स्टार्ट करने से पहले मैं ये चाहता हूं कि आप लोग फटाफट सेशन को शेयर कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए, जिससे सभी पीडीएफ वगैरह, सोल्यूशन वगैरह, क्वेश्चन डिस्कशन वगैरह जो भी आपके मतलब बेनिफिट की चीजें हैं वो आपको अवेलेबल रहेंगी वहां पर। इसीलिए बार बार मैं प्रेस कर रहा हूं कि आप भैया टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि इसमें आपका फायदा है, बेनिफिट है आपका। ठीक है, और लाइक शेयर कर देंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो चलते हैं अब, आपका बिना एक क्षण गवाए हुए, एक सेकंड बिना लॉस किए हुए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसे कहते हैं कर्व के बारे में। कर्व के टाइप्स तो आपने पढ़ लिया कि भाई कर्व के टाइप्स क्या क्या हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि कर्व के एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, मतलब क्या क्या चीजें कर्व में, कंपोनेंट क्या क्या चीजें होती हैं, और कुछ बेसिक और टेक्निकल टर्म्स जो यूज होते हैं डियर किसमें, कर्व में, वो क्या चीजें होती। तो चलिए फटाफट हम लोग वन बाय वन डिस्कशन स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं, है ना। एलिमेंट्स यूज्ड इन कर्व या बेसिक टर्म्स यूज्ड इन कर्व। ठीक है, बेसिक टर्म्स यूज्ड इन बेसिक टर्म्स तो जानते ही हैं भैया, पद होता है। ठीक है, यूज्ड इन किसमें, कर्व पढ़ रहे हैं ना, तो कर्व के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कर्व। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि भाई कौन कौन से ऐसे टर्म्स हैं। तो पहली बात तो हमारा ये जो बेसिक टर्म चल रहा है वो रिगार्डिंग सिंपल कर्व, जिसको मैंने आपको प्रीवियस टाइम एक्सप्लेन किया था, उसके रिगार्डिंग चल रहा है। तो ये हमारा है सिंपल कर्व। अब सिंपल कर्व की अगर बात करें डियर, ठीक है ना, सिंपल कर्व की अगर बात करें तो सिंपल कर्व देखिए होता कैसे है। मैं आपके सामने इमेज उसकी ड्रॉ करने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से देखिएगा। सिंपल कर्व एक आर्क, एक चाप के रूप में होता है इस तरह से। ठीक है, और इसका जो रेडियस होता है ना वो फिक्स होता है। जो इसका रेडियस होगा, एक रेडियस है तो जाहिर सी बात है कि एक सेंटर पॉइंट होगा। ठीक है, वो सेंटर पॉइंट होगा, मान लीजिए ये ओ हो गया और ये आर रेडियस हो गई। और डियर मैंने बताया था कि दो स्टेट्स के बीच में दिया जाता है, मतलब दो सीधे पथ पर आप जा रहे हैं, फिर आपको कहीं मुड़ना है, कहीं और डाइवर्ट होना है, तो वहां पे बीच में दिया जाता है। तो ये सीधा पथ हमारा ये हो गया। ठीक है, ये हो गया सीधा पथ। ठीक है, ये सीधा पथ हमारा हो गया। और अगर हम मुड़ते ना, आगे तक सीधे चले जाते भैया, तो कुछ इस तरह से कंडीशन प्राप्त होती, जैसे पतंग की तरह आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह की कंडीशन आपको प्राप्त होती। ठीक है, और अगर यहां से ये इंटरसेक्ट करते और अगर आगे बढ़ाते तो कुछ इस तरह का यहाँ पे डिफ्लेक्शन भी आपको नजर आता। ये रेडियस है, ये भी रेडियस हो जाएगा। इसको बोलते हैं, जहां से, ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को, जहां से कर्व अपना स्टार्ट होता है, मतलब कर्व का हम जहां से इनिशिएट करते हैं वो पॉइंट हमारा पश्च स्पर्श बिंदु होता है। जनरली इसको T1 से अपन लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और जहां पर वक्र हमारा एंड होता है उसको हम लोग T2 से रिप्रेजेंट करते हैं ना। किससे रिप्रेजेंट करते हैं डियर, T2 T1 ले, जो भी आपको बेटर लगे, नोटिफिकेशन आप ले, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, और इसको जहां पर, चलिए मैं इसको A पॉइंट मान लेता हूं और इसको C पॉइंट मान, और ये जहां पे एक दूसरे को आगे बढ़ाने पे, स्ट्रेट पथ में ले जाने पर आगे जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसको हम लोग B पॉइंट मान लेते हैं ना। कोई दिक्कत, अगर कोई दिक्कत होगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक, अब एक चीज ध्यान दीजिए, यहां पर जहां पर ये दोनों रेखाएं आगे बढ़ाने पर एक दूसरे को मिल रही हैं और उस वहां पर दो एंगल बन रहे हैं, एक इधर अंदर की साइड में
इन साइड में, ठीक है, एक यहाँ पर इन साइड में बन रहे हैं और एक ये बाहर की तरफ आपको नजर आ रहा होगा ना, ठीक है। तो दो एंगल बन रहे हैं डियर। जो ये एंगल अंदर वाला एंगल आप देख रहे हैं, इसको अगर मैं अल्फा से रिप्रेजेंट कर दूं यहां पर, और बाहर वाले को अगर मैं फाई से रिप्रेजेंट कर दूं, तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक। दूसरी बात ये कि जो ये जहां पर एक दूसरे को आगे बढ़ाने पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसको डियर इंटरसेक्शन पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं इसको, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं। और जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है बी, उसी को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलेंगे। और ये जो एंगल बन रहा है इस अल्फा को, इसको इंटरसेक्शन एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे डियर? इंटरसेक्शन एंगल, ठीक है ना, प्रतिच्छेदन कोण। और ये जो फाई आप देख रहे हैं यहां पर, जो मतलब इधर बन रहा है, अब ये फाई क्या है? फाई का मतलब ये हुआ कि हमारी जो ए बी रेखा सीधी जा रही थी, वो अब बी से जो है डाइवर्ट हो गई, डिफ्लेक्ट हो गई, तो इसको डिफ्लेक्शन एंगल, विचलन कोण या विक्षेप कोण, आप दोनों नाम है जो आपको पसंद हो बोल सकते हैं। तो यहां पर ये फाई है, इसी को बोलते हैं विक्षेप कोण या डिफ्लेक्शन एंगल। तो यहां पे लिख लेता हूं मैं, फाई इज इक्वल टू, ठीक है, फाई इज इक्वल्स टू डिफ्लेक्शन एंगल ना, इसको थोड़ा हटा देते हैं, फाई इज इक्वल टू डिफ्लेक्शन एंगल, डिफ्लेक्शन एंगल ना, ठीक है, फाई इज इक्वल टू डिफ्लेक्शन एंगल। अब देखिए क्या है, अगर ये जो आप देख रहे हैं AT1, इसी में कई सारे टर्म्स आते हैं। अब ये तो एक मोटा मोटा जानकारी आपको मिल गया, आप अब डिटेल में देखिए इसके बारे में कैसे हम लोग जानेंगे। इसी क्रम में जो सबसे पहला शब्द आता है, जिसे हम लोग बोलते हैं फर्स्ट, जिसे बोलते हैं राइट हैंड कर्व। क्या बोलते हैं? दायावर्ती वक्र, हिंदी में बोलते हैं राइट हैंड कर्व। तो राइट हैंड कर्व या दक्षिणावर्ती, सॉरी दक्षिणावर्ती बोलते हैं ना, राइट हैंड कर्व। अब इसमें क्या है ना डियर, जब हम पथ पर, अपने स्ट्रेट पथ पर आगे चलते हुए अपने दाहिने साइड से टर्न लेते हैं, दाहिने साइड से, ठीक है, दाहिने साइड को मुड़ते हैं, तो वो हमारा मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब लेफ्ट टू राइट, ठीक है ना, लेफ्ट टू राइट, यहां पे लिख देता हूं, लेफ्ट टू राइट, ठीक है ना, जैसे इस तरह से ये क्लॉकवाइज हो गया ना ये। तो इसी को राइट हैंड कर्व या क्लॉकवाइज कर्व बोल सकते हैं आप, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। दूसरा इसी क्रम में आता है जिसे हम लोग बोलते हैं लेफ्ट हैंड कर्व, या एंटी क्लॉकवाइज भी बोल सकते हो आप, लेफ्ट हैंड कर्व ना। इसका डायरेक्शन अपोजिट है, क्लॉकवाइज का जस्ट अपोजिट है, राइट टू लेफ्ट, मतलब इस तरह से, ठीक है। अब इसी को आप जो है राइट टू लेफ्ट लिख सकते हो, राइट टू लेफ्ट, ठीक है, राइट टू लेफ्ट। अभी और देखिए क्या क्या चीजें हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है इसमें थर्ड नंबर पर, जिसको मैंने बताया अभी आपको, पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट। इंटरसेक्शन पॉइंट तो मैं आपको बता ही चुका हूं क्या होता है, इसमें आपको पता ही है। इंटरसेक्शन एंगल भी आता है, ये भी आपको पता है ना, इंटरसेक्शन एंगल भी आपको पता है क्या चीजें हैं। वही जो इंटरसेक्शन पॉइंट पर इंटरसेक्शन जो एंगल बनेगा वो इंटरसेक्शन एंगल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है इसी क्रम में, जो यहां पर आप देख सकते हैं, स्पर्श बिंदु जिन्हें बोलते हैं, टेंजेंट पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेंजेंट पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टेंजेंट पॉइंट। भाई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये टेंजेंट पॉइंट। क्या है अभी बता रहा हूं। टेंजेंट पॉइंट क्या है? स्पर्श बिंदु, टेंजेंट पॉइंट को बोलते हैं। एक्चुअली कर्व तो आपका बस इतना है ना, ये आपका कर्व है ना, ये थोड़ी ना कर्व है, ये तो स्ट्रेट पथ हो गया ना, आपकी सड़क हो गई, ये स्ट्रेट पथ हो गया। हमें तो कर्व का काम है, तो कर्व तो हमारा वही उतनी लंबाई जितनी लंबाई में वो टर्न है, सर्कुलर फॉर्म में है, ठीक है।
अब इसमें क्या है कि जहां से हमने अपना कर्व बनाना शुरू किया, मतलब जहां से कर्व मुड़ना स्टार्ट हुआ T1, और जहां पर लास्ट में कंप्लीट हुआ आकर रुका T2, और उसके बाद क्या हुआ, फिर हम भैया अपने ढर्रे पे चल पड़े, वही स्ट्रेट पथ जहां से चल रहे थे फिर उसी स्ट्रेट पथ को फॉलो करने लगे। तो जहां से हमने वर्क स्टार्ट किया डियर, उसी पॉइंट को हम लोग कहते हैं स्पर्श बिंदु, और एक्चुअली में इसको पश्च स्पर्श बिंदु बोलते हैं। T1 को पश्च स्पर्श बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पश्च स्पर्श बिंदु या रियर टेंजेंट ना, रियर टेंजेंट, रियर टेंजेंट जो कि यहां पर T1 है डियर, पश्च स्पर्श बिंदु। और इसी को एक नाम से और जाना जाता है, इसको पॉइंट ऑफ कर्वेचर कहते हैं, पॉइंट ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ठीक है, इसको पॉइंट ऑफ कर्वेचर कहते हैं डियर। ओके, नेक्स्ट आता है डियर, नेक्स्ट जो आता है फोर टेंजेंट पॉइंट इसको बोलते हैं। जो T2 आप देख रहे हैं ना, T2 जो आप देख रहे हैं उसको फॉरवर्ड टेंजेंट पॉइंट या फोर टेंजेंट पॉइंट बोलते हैं, फोर टेंजेंट। अभी रियर को बैक भी लिख सकते हो आप, ठीक है, बैक टेंजेंट पॉइंट, फोर टेंजेंट पॉइंट ना। अभी ये फोर टेंजेंट पॉइंट को आप और एक नाम से लिख सकते हो, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी जिसे बोलते हैं, पॉइंट ऑफ टेंजेंट बोलते हैं इसे, पॉइंट ऑफ टेंजेंट। ठीक है, जो कि T2 के बारे में हम बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं डियर? T2 के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं भाई हम लोग। अब उसके बाद ये टेंजेंट लाइन पर आ जाइए, 8 नंबर, टेंजेंट लाइन। देखिए टेंजेंट और स्ट्रेट और टेंजेंट लाइन में डिफरेंस है। टेंजेंट लाइन जो आप देख रहे हैं वो यहाँ पर BT1 और BT2 और दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर होंगी। टेंजेंट लाइन जो आप देख रहे हैं उनको BT1 इज इक्वल्स टू BT2 कहते हैं। ये दोनों स्ट्रेट हैं और बराबर होंगे क्योंकि दोनों स्पर्शी हैं। ठीक है, तो बराबर ही होंगी, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो टेंजेंट लाइन है ये BT1 और BT2 इनको बोलते हैं। BT1 को रियर टेंजेंट बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, BT1 को रियर टेंजेंट बोलते हैं, रियर टेंजेंट लाइन या रियर टेंजेंट या टेंजेंट लाइन। ठीक है, और BT2 को डी है फॉरवर्ड टेंजेंट लाइन या फॉरवर्ड टेंजेंट लाइन लिख सकते हो आप। ठीक है, फॉरवर्ड टेंजेंट, ठीक है, लाइन। ओके डियर, BT1 और BT2। उसके बाद 9th नंबर पर हम आते हैं। टेंजेंट लाइन BT1 एंड BT2 तो आपको क्लियर हो गया और बराबर भी होंगे ये। उसके बाद यहां पे देखिए स्ट्रेट सी बात आती है। किसकी बात आती है? स्ट्रेट। स्ट्रेट मतलब सीधी रेखा है। तो AB और BC ये दोनों स्ट्रेट्स कहलाएंगे आपके। क्या कहलाएंगे डियर? AB एंड BC ये स्ट्रेट्स कहलाएंगे, STRAIGST, स्ट्रेट्स। कौन कौन से? AB इक्वल टू BC ना, AB इक्वल टू BC। ओके डियर, AB इक्वल टू BC। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है डियर, ठीक है, AB और BC, ये आप इसको लिख सकते हैं T1 को T1 की जरी भी दूरी मान सकते हैं, T2 को, ठीक, फिलहाल उसकी कोई जरूरत नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं O की। O क्या है? सेंटर है, सेंटर ऑफ द कर्व, सेंटर ऑफ द कर्व। वो क्या है डियर? O है, O है पॉइंट। ठीक, आगे बढ़ते हैं 11 नंबर पर। सेंटर ऑफ द कर्व 11 नंबर पर ध्यान से देखिए क्या है कि रेडियस, रेडियस जो आप देख रहे हैं, रेडियस क्या है डियर? जो R है, ठीक है, रेडियस जो है वो R है। तो R इसका रेडियस है, जिस रेडियस में कर्व ड्रॉ हुआ है। उसके बाद अब हम लोग अभी और बहुत सारी चीजें अभी इसमें सीखने को हमारे लिए।
अभी हमारे लिए इसमें सीखने को बहुत सारी चीजें हैं डियर, ठीक है। अब देखिए, ठीक, अभी देखिए यहां पर मैं इसको ज्वाइन कर रहा हूं, T1 से T2 को ज्वाइन कर रहा हूं, ठीक है, और यहां B से O को ज्वाइन कर रहा हूं मैं, ठीक, और इसको मैं नेम दे दे रहा हूं T1 और इसको D नेम दे दे रहा हूं, इसको E नेम दे दे रहा हूं, ठीक है। और BD और ED और EO बहुत सारे डिस्टेंस अब आपको मिलेंगी। तो अब यहां पर देखिए डियर, T1 E T2 क्या है, देखिए T1 E T2 ना, T1 E T2, सॉरी बहुत सारे पॉइंट हो जाएंगे, ठीक है, चलिए इधर लिख देता हूं, 12 हो गए इधर, सॉरी 12 इधर, ठीक है। अब देखिए और क्या है, 12 पॉइंट, देखिए लॉन्ग कॉर्ड, जो T1 T2 देख रहे हैं आप डियर, इसको लॉन्ग कॉर्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, T1 T2, T1 T2 इज इक्वल टू लॉन्ग कॉर्ड, क्या है ये, लॉन्ग कॉर्ड, ठीक है, T1 T2 इज इक्वल टू लॉन्ग कॉर्ड, ये आपकी दीर्घ जीवा कहलाती है। और BD जो आप देख रहे हैं, जो B पॉइंट है, B पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलते हैं, और जो D पॉइंट आप देख रहे हैं, ठीक है, इसको D को एपेक्स बोलते हैं, शिखर, एपेक्स बोलते हैं, ठीक है। और उसी क्रम में डियर, जो BD डिस्टेंस आप देख रहे हैं BD ना, BD देख रहे हैं, इसको एपेक्स डिस्टेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एपेक्स डिस्टेंस, BD पॉइंट को एपेक्स डिस्टेंस बोलते हैं, ओके डियर, BD पॉइंट को एपेक्स डिस्टेंस बोलते हैं। DE पॉइंट जो आप देख रहे हो डियर यहां पर, इसको मिड ऑर्डिनेट बोलते हैं, मिड ऑर्डिनेट, मध्य कोटियांक, मिड ऑर्डिनेट ना, मिड ऑर्डिनेट। वैसे ऑर्डिनेट कई सारे बन जाएंगे इसमें, जब हम चाहे इसको ड्रॉ करेंगे तो और भी सारे, अगर मैं यहां से ड्रॉ करूं तो वो भी कई सारे बन जाएंगे, लेकिन हमें यहाँ पे भी मिड ऑर्डिनेट से मतलब है, ठीक है। और चीजें मैं आपको जब आएगा तब मैं उसको बता दूंगा, ठीक है, यहाँ पे भी बताने का कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो 16 नंबर पर आप देख रहे हैं डियर, T1 और D T2 जो लेंथ जा रही है, देखिए T1 से D पे गए, D से T2 पे, कर्व फॉर्म में T1 D T2, वो जो लेंथ है डियर, इसको लेंथ ऑफ कर्व बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ द कर्व, लेंथ ऑफ द कर्व बोलते हैं, ओके डियर, लेंथ ऑफ द कर्व T1 D T2, ओके। और BD हो गया, DE हो गया, सारी चीजें क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, वन बाय वन इन सभी चीजों को सीखते हैं कि भाई क्या क्या चीजें हैं, है ना। तो लेफ्ट हैंड कर्व डियर, देखिए राइट हैंड कर्व आपको क्लियर हो गया, लेफ्ट हैंड कर्व क्लियर हो गया, इंटरसेक्शन पॉइंट आपको क्लियर हो गया, इंटरसेक्शन एंगल क्लियर हो गया, टेंजेंट पॉइंट आपको क्लियर हो गया, ठीक है, जो T1 T2 टेंजेंट पॉइंट है, और रियर टेंजेंट पॉइंट T1 जिसको पॉइंट ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, 4 टेंजेंट पॉइंट, ठीक है, पॉइंट ऑफ टेंजेंट T2 जिसे बोलते हैं, टेंजेंट लाइन भी आपको क्लियर है, BT1 और BT2, ठीक। अब ये BT1 और BT2 जैसे टेंजेंट लाइन बोलते हैं, इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, अभी हम 8 नंबर पर हैं, ठीक है। 8 नंबर पर हम डिस्कस करते हैं कि BT1 और BT2 के हम वैल्यू कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो ध्यान दीजिए मेरी बातों को, यहाँ पर बहुत केयरफुली आपको समझना है। जैसे कि ये कर्व हो गया, ठीक है, ये आपका कर्व हो गया, और ये स्ट्रेट्स, ठीक है, ये कर्व हो गया आपका, ये स्ट्रेट्स हो गया, और ये रेडियस हो गई हम लोगों की, ये सेंटर हो गया, ये रेडियस हो गया, ये T1, ये T2, ये इंटरसेक्शन पॉइंट, ये अल्फा, ये फाई, और अगर ये फाई है डियर तो ये भी पूरा फाई होगा, कैसे होगा मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। और यहां से इसको ज्वाइन कर दिया, ये E पॉइंट हो गया, ये D पॉइंट हो गया, B हो गया, ठीक है, दिस इज A, दिस इज C, ठीक है, यही पिक्चर थी ना आपके सामने। अब मान लीजिए हमें BT1 की वैल्यू डिटरमाइन करनी है,
जो हमारा टेंजेंट लाइन है BT1, ठीक है ना, BT1 कहाँ गया भाई, BT1 आ जाओ, BT1 कम है यार, BT1 पहला जो हम मेजर करने आया BT1, और BT1 की वैल्यू वही होगी जो BT2 की होगी, ये तो आप जान ही रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, टेंजेंट लाइन है, ये स्पर्श रेखा कहलाती है। अब यहाँ पे इस ट्रायंगल में बहुत ध्यान से देखिए आप, पहली बात तो मैं आपको ये क्लियर कर देता हूं कि ये फाई कैसे होगा अगर ये फाई है, तो ध्यान से देखिए, ये स्पर्श बिंदु है और त्रिज्या है, स्पर्श बिंदु त्रिज्या को 90 डिग्री पर काटता है हमेशा, तो ये 90 डिग्री पर यहाँ पे भी कटेगा और ये भी 90 डिग्री बनेगा। तो दोनों केस में देखिए, एक ये चतुर्भुज बन रहा है, पहले लोग हम रहा है BT1OT2 या T1BT2 T1OT2B या BT1 चतुर्भुज BT1OT2 ना, BT1OT2 डियर, ठीक है, BT1OT2। तो इसमें क्या है कि ये चतुर्भुज बन रहा है और चतुर्भुज में आपको पता है कि सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है ना, 360 डिग्री होता है, और जिसमें से ये 90 आपको पता ही चल चुका 180 है, मतलब आमने सामने के एंगल्स का सम 180 होना चाहिए बस। और ध्यान से देखिए, ये लीनियर पेयर बन रहा है, ये अगर अल्फा है डियर तो ये 180 माइनस अल्फा होगा कि नहीं, ये 180 माइनस अल्फा होगा कि नहीं, अगर होगा तो बताइए और नहीं होगा तब भी बताइए, क्योंकि लीनियर पेयर बन रहा है, इतना अल्फा है तो जाहिर सी बात है ये फाई जो होगा 180 माइनस अल्फा के बराबर होगा, नहीं होगा, फाई आपका 180 माइनस अल्फा के बराबर होगा। और वही चीज तो यहां भी तो एप्लीकेबल हो रही है कि अगर ये अल्फा है तो ये वैल्यू क्या होगी, 180 माइनस अल्फा होगा, 180 माइनस अल्फा, और यही 180 माइनस अल्फा वहां भी हो रहा है, मतलब अगर ये फाई है तो ये भी तो फाई होगा। इसी रीजन से डियर, ये एंगल अगर फाई है डिफ्लेक्शन एंगल, तो सेंट्रल एंगल भी आपका फाई होगा। इसका मतलब कैलकुलेशन में जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, फाई आपका जो सेंट्रल एंगल होगा हमेशा वो डिफ्लेक्शन एंगल के बराबर होगा इन द केस ऑफ सिंपल सर्कुलर कर्व या सर्कुलर कर्व में, है ना। तो आई थिंक मेरे ख्याल से इतना क्लियर होगा आप सभी को। तो अब ये जो एंगल बन रहा है, अब ये एंगल आपका 5/2 बन जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है, मुझे लगता है 5/2 हो जाएगा आपका ये। तो 5/2 जब हो जाएगा ये, तो आप इसमें लगा दीजिए tan थीटा, लगा दीजिए, काम हो जाएगा अपना। ये राइट एंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल, tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार tan phi by 2 इज इक्वल टू लंब बटे आधार, लंब हमारा क्या है BT1 है और आधार क्या है OT1 है, ठीक है ना। tan phi by 2 डियर, और BT1 हमें पता करना है, OT1 मतलब रेडियस, यानी कि सिंपल वे में हमें रीडिंग क्या मिल गई, BT1 की वैल्यू मिल गई डियर हमें R tan phi by 2 ना, R tan phi by 2, BT1 की वैल्यू हमें मिल गई R tan phi by 2, ठीक है, BT1 की वैल्यू R tan phi by 2 मिल गई। उसके बाद यही वैल्यू आप BT2 के भी हो जाए, क्योंकि दोनों बोथ आर इक्वलेंट। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या चीजें हैं, सेकेंड नंबर पर जो पॉइंट आता है डियर जो है वो देखिए क्या है कि जो आपको टेंजेंट लाइन मिलना था वो तो मिल गया। अब इसके बाद हम अगर इस लॉन्ग कॉर्ड T1E T2 की वैल्यू डिटरमाइन करना चाहें, लॉन्ग कॉर्ड T1E T2 क्योंकि अब इसके बाद क्या आ रहा है भाई, चलो देख लेते हैं जरा। स्ट्रेट्स ABC स्ट्रेट्स तो क्वेश्चन में आपको गिवन रहेगा, AB की लंबाई इतनी, BC जो भी है, ठीक है, क्वेश्चन में आपको ये गिवन रहेगा। सेंटर ऑफ द कर्व, ओ ये भी आपको क्लियर हो गया, सेंटर क्या है और सेंटर पर एंगल कितना बन रहा है ये भी क्लियर है मेरे ख्याल से। रेडियस भी आपको क्लियर हो गई है यहाँ पर। इसके बाद अब हम आते हैं लॉन्ग कॉर्ड पर, तो चलिए भाई देखते हैं कि लॉन्ग कॉर्ड हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, लॉन्ग कॉर्ड कैसे हम लोग डिटरमाइन करेंगे। तो लॉन्ग कॉर्ड का क्या फंडा है कि लॉन्ग कॉर्ड जो T1E T2 आप देख रहे हैं, ध्यान से देखिए, जो E है T1E T2 का मिड पॉइंट है, ये दिस इज द मिड पॉइंट। तो अगर हम T1E की वैल्यू केवल कैलकुलेट कर ले तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो T1E T2 पूरा मिल जाएगा, हमें नहीं मिल जाएगा। तो पहले हम क्या करते हैं, केवल T1E को कैलकुलेट करते हैं। तो केवल T1E को देखिए क्या हो जाएगा भाई, T1E इज इक्वल टू, लगा दीजिए sin π/2, T1E लगाइए, sin θ/2 लगाइए, sin π/2 क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, मतलब लंब तो T1E हो गया और कर्ण क्या हो गया, R हो गया, और ये इज इक्वल टू sin π/2
2 हो जाएगा। तो यहां से डियर देखिए T1E की वैल्यू हो जाएगी R sin 5/2 ना, R sin 5/2। जाहिर सी बात है T1E T2 चाहिए हमें, तो T1E T2 क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ T1E, बिकॉज T1E इज इक्वल्स टू T2E, दोनों बराबर हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लिख दीजिए T1E T2 क्या हो जाएगा, लॉन्ग कॉर्ड T1E T2 शुड बी इक्वल टू 2 टाइम्स R sin 5/2, क्योंकि इसका 2 गुना होगा ना, ये 2 टाइम्स R sin 5/2 मेरे ख्याल से, ठीक। तो इस तरह से ये लॉन्ग कॉर्ड की वैल्यू मिल जाएगी, मतलब आपको ये टेंजेंट लेंथ भी मिल जाएगी, टेंजेंट स्पर्शरेखा की लंबाई, और लॉन्ग कॉर्ड की लेंथ भी मिल जाएगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं थर्ड। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या आ रहा है हमारा अगला, जिसपे हमें डिस्कशन करना है, ठीक है। लॉन्ग कॉर्ड भी मिल गया आपको, अब देखते हैं क्या बचा है। लॉन्ग कॉर्ड के बाद एपेक्स बचा है, ठीक है। तो एपेक्स जो शिखर बिंदु, जो इस कर्व का जो ये सबसे उच्चतम बिंदु है कर्व का, स्ट्रेट टेंजेंट लाइन का नहीं, उसको एपेक्स बोलते हैं, शिखर बिंदु। नेक्स्ट आता है इसके बाद एपेक्स डिस्टेंस। अब ये एपेक्स डिस्टेंस जो है डियर, एपेक्स डिस्टेंस मतलब शिखर दूरी, ये जो बी से लेकर के डी तक, मतलब इसके एपेक्स पॉइंट से और जो इंटरसेक्शन पॉइंट के बीच की जो ऊर्ध्वाधर दूरी बीडी आप देख रहे हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं एपेक्स डिस्टेंस। अब ये एपेक्स डिस्टेंस हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए, एपेक्स डिस्टेंस हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं एपेक्स डिस्टेंस पर ना, एपेक्स डिस्टेंस। अच्छा, एपेक्स डिस्टेंस जो बीडी है हमारा डी है, उसको हम सिंपल वे में लिख सकते हैं ओबी माइनस ओडी लिख दें अगर, कोई दिक्कत, ओबी माइनस ओडी लिख दें अगर, यहां पर ये जो आपका ओबी माइनस ओडी कर दे तो हमें बीडी यहां से मिल जाएगा फिगर के अकॉर्डिंग। और ओबी ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, ओबी हमारा क्या हो जाएगा इस केस में आर सेक 5/2 या फिर आर कॉस 5/2, जो भी आपको बेटर लगे लगा दीजिए, ठीक है। तो ओबी यहां पे देखिए राइट एंगल बन रहा है, ये कर्ण बन रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण कॉस थीटा लगा दीजिए, तो कॉस 5/2 इक्वल टू हो जाएगा आर अपॉन बीडी ओबी, तो ये कॉस थीटा पे हो जाएगा। लेकिन हमें फिर बी ओ नीचे चला आएगा, हमें इसको ऊपर रखना है, इसलिए सेक थीटा लगाना पड़ेगा, तो ये कर्ण बटे आधार हो जाएगा, यानी कि सेक 5/2 इक्वल टू ओबी अपॉन OT1। सेक 5/2 लगाइए इसमें, सेक 5/2 इज इक्वल टू हो जाएगा ओबी अपॉन OT1। अब ओबी आपको डिटरमाइन करना था, OT1 हमारा आर है डियर, तो यानी कि ओबी हमें यहां से मिल जाएगा आर सेक 5/2 ना, आर सेक 5/2, ये ओबी मिल जाएगा आपको, क्या मिल जाएगा, ओबी मिल जाएगा। अब ओबी मिल गया, ओडी तो हमारे पास है ही है, ओडी क्या है देखिए, ओडी तो हमारा रेडियस बन रहा है ना, ओडी तो हमारा रेडियस है, आर है, तो हो गया काम अपना। तो यहां से देखिए हमें एपेक्स डिस्टेंस भी मिल जाएगी, डिस्टेंस बीडी इक्वल टू मिल जाएगा ओबी माइनस ओडी। ओबी की वैल्यू हमें मिल चुकी है आर सेक 5/2 माइनस ओडी की वैल्यू आर है, दिस इज द वैल्यू ऑफ बीडी। अब इसको और सॉल्व कर सकते हैं आप, और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये हो जाएगा आर कॉमन सेक 5/2 माइनस 1 ना, सेक 5/2 माइनस 1। तो इस तरह से बीडी की वैल्यू आपको मिल जाएगी डियर आर सेक 5/2 माइनस 1, ठीक है, आर सेक 5/2 माइनस 1, दिस इज द एपेक्स डिस्टेंस ना, एपेक्स डिस्टेंस कौन सी है, एपेक्स डिस्टेंस बीडी की वैल्यू, ठीक है, बीडी एपेक्स डिस्टेंस बीडी की वैल्यू हो गया। अभी और देखते हैं भाई क्या चीज बचा हुआ है इसमें भी हम लोगों को और सॉल्व करने को, ठीक है। अब देखिए आगे क्या है इसमें कहा गया, जो हमने लिखा था बहुत बड़ा हो गया, इसको छोटा कर देते हैं, ठीक है, आजा भाई, ठीक है। हाँ, एपेक्स डिस्टेंस मिल गया। अब हमें मिड ऑर्डिनेट पता करना, मिड ऑर्डिनेट और लेंथ ऑफ कर्व, बस ये दो चीजें अभी हमें और डिटरमाइन करनी है। तो मिड ऑर्डिनेट क्या है, डीई,
देखिए ये डीई को हम सिंपल वे में लिख सकते हैं ओडी माइनस ओ ई लिख सकते हैं, देख रहे हैं, ओडी माइनस ओ ई लिख सकते हैं सिंपल वे में। देखिए यहां से ईडी को हम लिख सकते हैं ओडी माइनस ओई, और ओडी की वैल्यू आर है और ओई की वैल्यू देखिए यहां से क्या हो जाएगी, आर कॉस 5/2 हो जाएगी। ठीक है, तो इसको चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं फटाफट। ये हो जाएगा हमारा मिड ऑर्डिनेट। मिड ऑर्डिनेट नेक्स्ट हमारा आएगा मिड ऑर्डिनेट, देखिए क्या है मिड ऑर्डिनेट ना। अब मिड ऑर्डिनेट ईडी हम लिख सकते हैं ओडी माइनस ओ ई। ओडी हमारा आर है डियर और ओई की वैल्यू मिल रही है आर कॉस 5/2। सिंपल वे में आर कॉमन हो जाएगा, कॉमन ले लीजिए 1 माइनस कॉस 5/2, 1 माइनस कॉस 5/2 दैट इज द मिड ऑर्डिनेट ना, आर कॉस 5/2 दैट इज द मिड ऑर्डिनेट। एक चीज और, आर कॉस 5/2 मिड ऑर्डिनेट हो गया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं लास्ट में जो बच रहा है लेंथ ऑफ द कर्व। लेंथ ऑफ द कर्व, अभी ये लेंथ ऑफ द कर्व क्या है भाई, लेंथ ऑफ द कर्व क्या बता रहा हूं मैं आपको, इसको जनरली एल से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, थोड़ा सा इसको सही साइज में आ जाने दीजिए, ठीक है, तो आ गया ये, चलो भाई। तो लेंथ ऑफ द कर्व को जनरली एल से रिप्रेजेंट करते हैं। लेंथ ऑफ द कर्व है क्या, मैं बताता हूं आपको। यहां पर लेंथ ऑफ द कर्व, ये इमेज आ गया अपना लेंथ ऑफ द कर्व। देखिए लेंथ ऑफ द कर्व क्या है, T1 D T2, ये जो पथ राउंड पथ देख रहे हैं इसी को लेंथ ऑफ द कर्व बोलते हैं। और ये एक चाप है, एक आर्क है, और आपको पता है कि चाप बराबर होता है कोण बराबर चाप बड़े त्रिज्या होता है। कोण आपका 5 बन रहा है, चाप T1 D T2 है और त्रिज्या R है, तो बहुत वेरी सिंपल वे में आपको मिल जाएगा चाप बराबर कोण गुणे त्रिज्या हो जाएगा 5 इंटू रेडियस। तो यहां पर आपका डियर जो लेंथ ऑफ कर्व है जो कि एक आर्क है यहाँ पर, वो जाएगा जो कि पाई है एंगल और इंटू आर। ठीक है, ये अभी डिग्री में है, अगर हम इसको रेडियन में कन्वर्ट करना तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसमें आ गए इन रेडियन ना, इन रेडियन, ये आपका लेंथ ऑफ द कर्व को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी डियर जो आपने सीखी मेरे साथ यहाँ पर सर्वेइंग में जो है, और इन चीजों को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करिए, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए, जो भी इस पर प्रॉब्लम्स हैं उनको अच्छे से सोल्यूशन मतलब जो है प्रैक्टिस करिए, और एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान के साथ बहुत केयरफुली आप स्टडी करिए, एनालाइज करिए। ओके, क्योंकि कंपटीशन में कुछ भी पूछा जा सकता है भाई, कोई और छोर नहीं है, क्या पूछेंगे क्या नहीं, इसलिए एक एक पॉइंट आपको क्लियर रखना है। ओके, तो प्रैक्टिस करते रहिए और एंजॉय करते रहिए और जेनिक पर एक्टिव रहिए। जेनिक इसी तरह से आपके लिए नए नए वीडियोस लेकर आता रहेगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।